एवरीवन, वेलकम अगेन इन दिस न्यू लेक्चर। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था मोशन इन प्लेन में, हमने वेक्टर और स्केलर के बारे में भरपूर डिस्कस किया कि कैसे कैसे स्केलर होते हैं, कहाँ पे स्केलर्स यूज होते हैं, कहाँ पे वेक्टर यूज होते हैं। हमने वो सारी चीजें ग्राफिकल मेथड से यूज की थी। लेकिन इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द स्केलर एंड वेक्टर। बट उसमें क्या होगा कि हम स्केलर और वेक्टर के साथ साथ उनका रिजोल्यूशन भी पढ़ेंगे कि अलग अलग डायरेक्शन में उनके कंपोनेंट क्या होते हैं, उनको डिस्कस कैसे करते हैं। कि मान लो दो वेक्टर दिए गए हैं, उनका सम कैसे होता है। वेक्टर अभी तो हमें वेक्टर दिया था कि सिंपल a प्लस बी का क्या हमने सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रूल लगाए थे, हमने वो सीख लिया था। लेकिन अब जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम ये सीख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे पास कोई वेक्टर दिया गया हो वो किस तरह से रिजोल्व होगा, कि हम एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं, दो डायरेक्शन का सम कैसे होगा, वो सब चीजें हम इस अभी सीखेंगे। इसमें क्या होगा कि एक वेक्टर को आप दो पार्ट में डिवाइड कर लो। मान लो एक वेक्टर है, कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको पता है, एक 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, एक 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप एक्स वाई जेड लिख सकते हो। ये जेड एक्सिस मान लिया आपने, जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ये आपने 3 एक्सिस मान लिए हैं कि 3 एक्सिस को आपने क्या किया है, कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लिया। अब कोई वेक्टर हम किसी पॉइंट पे कैसे बताएंगे कि कोई वेक्टर इतना है इतना है, तो वहां पे हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करेंगे कि वेक्टर को डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में 2 पार्ट में। अगर एक्सिस 2 एक्सिस का वेक्टर है, 2 एक्सिस का रिजोल्यूशन करते हैं तो उसके लिए हम सीखते हैं कि कैसे होता है। बात करते हैं 2D वेक्टर्स की, 3D की हम इसके बाद बता देंगे कि 3D इसके ही सिमिलर हो जाएगा। अब बात करें जब हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की बात करते हैं कि रिजोल्यूशन वेक्टर का कैसे करते हैं वो हमें सीखना है। यहां पे सबसे जरूरी क्या है, रिजोल्यूशन का मतलब कोई पार्ट डिवाइड हो जाना कि उसका इस डायरेक्शन में कितना पार्ट है, इस डायरेक्शन में कितना पार्ट है। मान लो हमें निकालना है ए वेक्टर और ये वेक्टर सम दिया हुआ है दो वेक्टर्स का, मान लो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का। इसको सिंपली समझ लेते हैं कि ये किसी डायरेक्शन में, ये अलग डायरेक्शन में, दोनों से मिलके ये तीसरा वेक्टर आया। पर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि ये कैसे आता है। आपको ये ए वेक्टर निकालना है, वो दो वेक्टर से मिलके बना हुआ है। मान लो एक ए वेक्टर से मिलके बना हुआ है और दूसरा बी वेक्टर से मिलके बना हुआ। सबसे जरूरी ये है समझना। तो इसमें मान लो एक वेक्टर की डायरेक्शन है ए, अब मान लो बी वेक्टर की डायरेक्शन ये है, आप ऐसे मान सकते हो, या ए वेक्टर की डायरेक्शन इसे मान लो, आप इसे ऐसे मान लो कि ये दी हुई है ए वेक्टर की डायरेक्शन, ए वेक्टर की डायरेक्शन ये दी हुई है, और मान लो ये दी हुई है बी वेक्टर की डायरेक्शन। अब आपके पास स्मॉल बी लिख सकते हो ताकि कंफ्यूजन ना हो, कैपिटल ए में हमें निकालना है ए वेक्टर। अब हम क्या करेंगे कि इस वेक्टर को और इस वेक्टर को मिलाएंगे जिससे हमें ये वेक्टर मिल जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि मान लो ये ए वेक्टर है, आप इसे मान लो कि ये ए वेक्टर हो गया जैसा दिया गया है, ए वेक्टर, ठीक है। अब मान लो हमें निकालना है ये ए वेक्टर, कैपिटल ए वेक्टर। अगर इन दोनों का सम है, ये तो कैपिटल ए निकालना है, तो यहां से टेल, मान लो ये कैपिटल ए वेक्टर इस डायरेक्शन में दिया गया है। अब मान लो ये हम इसको छोड़ देते हैं, पहले हम इसको ही बनाते हैं। ये मान लो बी वेक्टर दिया गया है, स्मॉल बी, ये बी वेक्टर दिया गया है। यहाँ पे ए और बी के समीशन से मान लो हमें निकालना है ये वाला ए वेक्टर। आपको सिंपली समझाने के लिए बताया कि ये ए वेक्टर निकालना है ए और बी के वेक्टर के समीशन से। ए वेक्टर ये गया, इसकी टेल है, यहाँ पे हेड है, यहाँ पे हेड है, यहाँ पे टेल है इसकी, और यहाँ पे हेड है, हेड टू हेड हो गया, तो ये रिजल्टेंट आ गया। पर इसमें एक कंफ्यूजन क्या है कि जो इसकी लेंथ थी वो उतनी नहीं है, ये थोड़ी ज्यादा है, और ये जो लेंथ थी ये थोड़ी ज्यादा है, लेकिन सम जो आ रहा है वो ए वेक्टर आ रहा है। ए वेक्टर की लेंथ हमने इतनी मान ली। तो यहां पे क्या होगा कि जो ये ए है, ए के पैरेलल ही है, ए के पैरेलल है। अगर कोई वेक्टर ए वेक्टर के कोई पैरेलल वेक्टर है तो हम उस ए वेक्टर को क्या कह सकते हैं
कि मल्टीप्लाई बाय लैम्डा ए वेक्टर, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, मतलब मान लो ये 7 है और दूसरा वेक्टर 14 है सेम डायरेक्शन में, तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो लैम्डा वहां पे क्या हो जाएगा 2। आपको ध्यान रखना है कि जो ये लैम्डा है ये रियल है, ऑलवेज रियल नंबर। ऐसे ही अगर हम बी वेक्टर की बात करें, क्योंकि ए वेक्टर वही नहीं है जो है लेकिन उसकी डायरेक्शन सेम है, तो ए वेक्टर का मल्टीप्लाई है, मान लो ये लैम्डा ए है और ये म्यू बी है, म्यू बी मान सकते हो इसके, बी मल्टीप्लाई बाय सम रियल नंबर, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो 2 गुना बी है, तो जो ए वेक्टर बना, जो यहाँ पे ए वेक्टर बनेगा, इन दोनों का सम बनेगा जो कि म्यू बी वेक्टर, ठीक है, लैम्डा ए प्लस म्यू बी। यहां पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रूल है आप वो लगाओगे, उससे क्या आ जाएगा, लैम्डा ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर। अब आपने देखा कि जो ए वेक्टर है 2 पार्ट में रिजोल्व हो गया, एक तो ए पार्ट में, ए साइड में, जो एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस डायरेक्शन पे है, ए की डायरेक्शन पे है, वो इसका इतना पार्ट है, और जो बी की डायरेक्शन में है वो इसका इतना पार्ट है। तो आप समझ सकते हो कि कोई वेक्टर को हम रिजोल्व कैसे कर सकते हैं, कि एक उस डायरेक्शन में, एक उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। इसके बारे में हम डिटेल्स में समझेंगे कि एक्चुअल में ऐसा कैसे होता है, क्या क्या वैल्यू आती हैं। जब इसको आप वेक्टर में, जब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हो आप, मान लो ये वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड निकालोगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो दोनों का सेम आएगा। तो यहां से हम एक चीज और कह सकते हैं, अगर इसका मैग्नीट्यूड, अगर ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड निकालते हैं वो 1 आ जाता है, क्या आ जाता है 1। अगर 1 आ गया, थोड़ा सा अपने आप को क्वेश्चनाइज करो इस बात में कि ये चीजें हो कैसे रही हैं, कि ए वेक्टर में कुछ पार्ट ए है, बी है, उनका मल्टीप्लाई करके ए आ रहा है। तो यहां पे एक पॉइंट आ जाता है, अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आ जाता है, मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू, उसकी डायरेक्शन नहीं, उसकी जो वैल्यू है, जैसे हम 10 मीटर लिख देते हैं, इसमें इसकी वैल्यू कितनी है 10 मीटर, यहां पे 1 आ जाता है। अगर 1 आ जाता है तो उसको क्या कहेंगे हम, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ठीक है। और यूनिट वेक्टर को लिखने का क्या स्टाइल है, अगर कोई यूनिट वेक्टर है, वेक्टर की बजाय उसके ऊपर हम एक कैप लगा देंगे, उसका मतलब हो जाएगा कि ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है। अब कोई कह दे कि हमें कोई वेक्टर दिया हुआ है, अगर हमें उसको यूनिट वेक्टर बनाना है तो कैसे बनाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे सिंपल मेथड, कि कोई वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 10 है, मान लो इसका मैग्नीट्यूड 10 था, अब कोई वेक्टर है बी, मान लो उसका मैग्नीट्यूड था 10, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड था 10, अगर इसको 1 बनाना है तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो सिंपल मेथड कि मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा उस वेक्टर को। अगर बी वेक्टर को हमने यूनिट वेक्टर बनाना है तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो ये बन गया यूनिट वेक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत आसान है कि कोई भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाना, कि उसके मैग्नीट्यूड से उसे डिवाइड कर दो तो वो बन जाएगा एक यूनिट वेक्टर। ये बात हो गई यूनिट वेक्टर की। तो यहां पे हम बात करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन क्या है, रिजोल्यूशन हमने 2 पार्ट में कर दिया। अगर हमें एक्सिस पे रिजोल्यूशन करना हो, कि ए वेक्टर है, अगर हमें उसको 2 एक्सिस पे, ये तो हमने वेक्टर के रूप में रिजोल्यूशन कर दिया कि एक वेक्टर था, 2 वेक्टर का सम हो गया। अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, कि मान लो ये था हमारा कोई वेक्टर, यहां से चला, यहां पे मान लो ये ए वेक्टर है, अगर हमें इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हमें इसको यूनिफाइड करना है तो हम क्या करेंगे, अगर एक्स एक्सिस पे उसका कोऑर्डिनेट है तो हम उसको मान लो ए एक्स कह देते हैं, अगर वाई एक्सिस पे उसका पार्ट है तो हम उसको क्या कहते हैं ए वाई। तो ए वाई वेक्टर हो गया, ये ए एक्स वेक्टर हो गया। तो इसको नोटेशन के लिए हम क्या कहेंगे, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो यहां पे जो ए वेक्टर आया उसका एक कंपोनेंट ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर, और इसको सिंपली हम डिफाइन करने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट पे होता है उसको आई कैप के द्वारा, एक्स कोऑर्डिनेट की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको आई कैप के द्वारा, जो वाई कोऑर्डिनेट की होता है उसको जे के। और मैं बता दूं 3D में जब बात करेंगे 3 डायमेंशनल में जेड कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा तो उसको के से। बहुत आसान है याद रखना, कैप इनके ऊपर लगी हुई है, आई जे के,
सिंपल। तो यहां पे अगर हम ए वेक्टर को कंपोनेंट की फॉर्म में लिखें तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ये जो इसका कंपोनेंट फॉर्म हो गया, ये हो गया इसका रिजोल्यूशन। अब रिजोल्यूशन हमने कर दिया एक वेक्टर का एक्स कैप में वाई कैप में, दो पार्ट में हमने रिजोल्यूशन कर दिया है कि एक्स साइड में ये इतना होगा और वाई साइड में ये इतना होगा। इसके बाद बात करते हैं, अगर हमने इस वेक्टर को एक्स साइड में ये डिवाइड किया कि इतना हुआ है, तो हम इसको कहेंगे एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट कहेंगे, और इसको वाई कंपोनेंट। ठीक है, आपको एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में एक वेक्टर मिल गया। अब बात करते हैं, ये ए वेक्टर दिया हो गया, इसका रिजोल्यूशन दे रखा है। ठीक है, बी वेक्टर होगा, उसका भी कुछ पार्ट दिया होगा। अब बात आती है दो वेक्टर को हम कोऑर्डिनेटर सिस्टम का यूज करके उनको सम कैसे कर सकते हैं। ये बात हो गई कि ए एक्स में ए वाई में। अब बात करते हैं हम ऊपर लिख लेते हैं कि ए वेक्टर को हमने रिजोल्व किया ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। सिमिलरली अगर बी वेक्टर की बात करें तो बी एक्स का कंपोनेंट होगा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, दो कंपोनेंट हो जाएंगे ऐसे ही। ठीक है, टू डायमेंशनल की बात कर रहे हैं हम। अगर हम इन वेक्टर्स को ऐड करें, कोई कहता है कि एक सी वेक्टर निकलेगा, ये जो अभी तक हमने पढ़ा था, सिंपली जो सी वेक्टर उनका रिजल्टेंट वेक्टर की बात करते हैं, वो जो वेक्टर निकलेगा, अगर उनका सम करना है तो सम किस प्रकार से होगा, ये पहले हमने बताया था कि सिंपल सम हो जाएगा। वो जिस डायरेक्शन में है उनको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ऐड करो और वो हो जाएगा। एक वेक्टर ये था, एक वेक्टर ये था, जो तीसरा वेक्टर यहाँ पे आएगा वो उसका रिजल्टेंट हो जाएगा। ये वेक्टर मान लो ये इस डायरेक्शन में थे, तो ये डायरेक्शन जो आएगी, जो टोटल डायरेक्शन आएगी, यहाँ टेल से टेल और हेड से हेड मिलेगा, ये रिजल्टेंट था। अब बात क्या करते हैं, रिजल्टेंट तो हमें पता चल गया, ग्राफिकली पता चल गया था। अगर कोई वैल्यू दे रखी है वो कैसे सम होगा, मैं आपको कोई एग्जांपल्स भी कराऊंगा। यहाँ पे क्या है तो बात करेंगे, अगर हमें सम करना है तो x से x कंपोनेंट, i से i कंपोनेंट और j से j कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। सिंपल। तो यहाँ पे जैसे कि ax i प्लस ay j कैप प्लस bx i प्लस by j कैप, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। यहां पे क्या आ जाएगा ax प्लस ay, यहां पे i कैप आ जाएगा प्लस bx प्लस by, सॉरी यहां पे ax ay नहीं आएगा यहां पे, क्योंकि i ऐड होगा ना, ax bx आ जाएगा, ax bx प्लस ay by j कैप। देखो आप भी देख सकते हैं ना, ये मिस्टेक्स जानबूझ के मान लो कर लेते हैं हम, तो उससे हमें फायदा हो जाता है कि ax प्लस bx कि x कंपोनेंट ही जुड़ेंगे, जो कि i से i है, जिसका यहाँ पे मैंने j लिख दिया गलती से, ये i है, बोला i था, यहाँ पे i से i मैंने ऐड कर दिया, j से j ऐड कर दिया। सिंपल, x का कंपोनेंट i था, y का कंपोनेंट j था, दोनों ऐड हो गए। यहाँ पे जो आंसर आया वो इन दोनों का सम, इन दोनों का सम। पर अब आपको कुछ नहीं सोचना कि x कंपोनेंट को x में जोड़ दो, y कंपोनेंट को y में जोड़ दो। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो a वेक्टर दिया गया है 3i कैप प्लस 5j कैप, ठीक है, और b वेक्टर दिया गया है 6i कैप प्लस नहीं माइनस कर लेते हैं माइनस 9j कैप। अगर यहाँ पे माइनस आ जाता किसी में तो यहाँ पे माइनस आ जाता, तो सिंपल। तो यहाँ पे अगर हमें c वेक्टर निकालना है जो कि a प्लस बी वेक्टर है, तो यहां से कैसे निकालेंगे, इसमें ये ऐड करेंगे 3 प्लस 6 i कैप, 3 प्लस 6 i कैप, 5 प्लस 5 माइनस 9 j कैप, i कैप हो गया प्लस 5 माइनस 9 j कैप, यहां पे हो गया। तो हम इसको जब ऐड करेंगे तो c वेक्टर आ जाएगा 9i कैप प्लस की बजाय माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस 4j कैप। तो यहां पे जो वैल्यू आई c की, वो रिजोल्यूशन ऑफ टू वेक्टर आया, जो क्या था कि इन तीनों को सम करने से
हमारा आ गया इन दोनों को सम करने से। ठीक है, हमने यहां से ए और पी का टोटल रिजोल्यूशन निकाल दिया, दैट इज इनका सम करो और सिंपल आंसर निकाल दो 9j + 4k। सिंपल आ गया। इसमें आपको एक डाउट हो सकता है कि अगर दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव निशान लगा दोगे, तो इसमें आपको सोचना ही नहीं है। जो ये x कंपोनेंट है ये हो जाएगा, y कंपोनेंट है y हो जाएगा। ये हमने देख लिया। अगर हम यहाँ पे जो i j k लिख रहे हैं वो यूनिट वेक्टर हैं, तो इसका मतलब i कैप का अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे 1 आएगा, अगर j कैप का मैग्नीट्यूड निकालोगे, k कैप का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो सब का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड 1 है तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इसका और इसका। तो अगर हम कोई कहे हमें c का मैग्नीट्यूड निकालो c वेक्टर का, तो उसका क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो 9 का स्क्वायर पहले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस 4 का कंपोनेंट का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू कितना हो गया। जब अगर यहां से हम निकाल लें तो यहां से जो कंपोनेंट आएगा 81 प्लस 16 का स्क्वायर रूट, यहां से जो कंपोनेंट आया दैट इज c का मैग्नीट्यूड। और अगर हमें c को एक यूनिट वेक्टर बनाना है तो इसको इस जो आंसर आएगा 107 का स्क्वायर रूट आएगा, जो 97 का स्क्वायर रूट आएगा, यहां पे आप उससे डिवाइड कर दोगे c को तो c कैप्स आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल मेथड था जो हमने किया। अब कोई बात करता है कि हमारे पास 2D की बजाय 3D वेक्टर है, सिंपल हो जाएगा। अगर 2D की बजाय 3D वेक्टर है, मान लो उसका एक कंपोनेंट है az कैप, az कैप कह सकते हैं az मल्टीप्लाई बाय k कैप। ठीक है, अब यहां पे हर जगह k कैप, k का कंपोनेंट आ जाएगा, तो az k कैप प्लस यहाँ पे bz k कैप, बस यहाँ पे एक कंपोनेंट और एक्स्ट्रा हो जाएगा कि आप यहाँ पे az k कैप और ऐड कर दोगे और यहाँ पे az k bz k कैप। ठीक है, यहाँ पे z कंपोनेंट भी आ गया। अब जो इसका सम होगा k कैप से k कैप सम होगा, j कैप से j, तो ये आ जाएगा ax प्लस bx i कैप प्लस ay प्लस by j कैप प्लस i प्लस az प्लस bz k कैप। ये तीन कंपोनेंट आ गए। ठीक है, c वेक्टर ये आ गया। यहां से हम निकाल सकते हैं, अगर 3D में आएगा ये सिमिलरली वैसा ही कंसेप्ट हो जाएगा जैसा आप 3D कंसेप्ट लगा के सोच सकते हो। ठीक है, ये आपने कर लिया कि 3D कंसेप्ट से हम कैसे निकालें। अब बात आती है, हमने 3D कंसेप्ट यूज कर लिया, तो उसके बाद अगर कोई हमें कहता है कि हम इसका कंपोनेंट की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं क्या, ए वेक्टर का ये कंपोनेंट हो जाए, इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट हो जाए, मान लो ये इसके साथ बनाता है थीटा एंगल। अब इसकी बात करते हैं कि मैग्नीट्यूड कैसे आता है, वो फॉर्मूला कैसे आता है जो हमने स्क्वायर किया कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यहाँ पे मैग्नीट्यूड किया। तो वो अगर कंपोनेंट की बात करें यहाँ पे, तो कंपोनेंट कैसे निकल के आता है उसके बारे में देखते हैं। अगर हमें ए का कंपोनेंट निकालना है, अब हम 2 एक्सिस की बात करते हैं, 3 एक्सिस में भी हो जाएगा। 2 एक्सिस की बात करते हैं, यहाँ पे सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रूल लगाओ। आप इसको, ये मान लो ए वेक्टर दिया गया है, ये मान लो एक्स कंपोनेंट है, ये आप इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रूल लगाओ। ये क्या है, इसका बेस है। ठीक है, ये क्या है, ए वेक्टर है, ये दिया हुआ है, ये निकालना है। ये वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर, मान लो ये वेक्टर ही तो है, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बताना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रूल लगाओ, यहाँ पे इसके सामने वाला ये क्या, परपेंडिकुलर, तो ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। तो ये हमें जो दिया हुआ है उसको ऊपर रखना होता है, कैसे भी रख लो, आपकी मर्जी है। तो यहां से हम निकाल लेंगे, आपने पढ़ा होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आपको रूल हमेशा याद रखना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालने के लिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का यूज करेंगे और इसको निकालने की कोशिश करेंगे। जो ये बेस है, जो हमने इसको बी नाम दे दिया, इसको निकालने की कोशिश करेंगे। वो कैसे आएगा,
अगर हम इसकी बात करें, अगर हमें ये निकालना है तो ये क्या है, ये वेक्टर दिया हुआ है और ये निकालना है, तो इस ये डिवाइडेड बाय ये और वो वैल्यू आ जाएगी। क्या निकालते हैं, मान लो जो वैल्यू हमें दे नहीं रखी उसको ऊपर रखते हैं, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस क्या है, ए वेक्टर, तो बेस का हमने कुछ नहीं दिया तो हम इसको कंपोनेंट मान लेते हैं कि ax निकालना, हमें ax निकालना है इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस क्या होता है, ये क्या होता है कोस थीटा, हमने पढ़ा था, ये क्या होता है साइन थीटा, और ये क्या होता है टेंजेंट थीटा। तो यहाँ पे हमारा कोस थीटा आ गया, तो यहाँ पे कोस थीटा लिख देंगे, तो ax वेक्टर जो निकलेगा इसको उस साइड निकाल देंगे a कोस थीटा, ठीक है। तो ax का जो कंपोनेंट i डायरेक्शन में होगा a वेक्टर का, वो a वेक्टर कोस थीटा, उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा, ठीक है, ये कोस थीटा हो जाएगा। अब बात करें ay कंपोनेंट की, अगर y डायरेक्शन में अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, ये क्या है इसका, ये अगर थीटा है तो ये क्या होगा, अगर हम इसको करें, ये परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, तो 90 माइनस थीटा, तो सिंपल ये बेस हो जाएगा, ये वही हाइपोटेनस है। तो बात करें अगर, क्योंकि परपेंडिकुलर के सामने थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा ए वाई बाय में ए वेक्टर इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा जैसे कि आप जानते हो, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो ए वाई वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर साइन थीटा, ठीक है। तो अगर हम कंपोनेंट निकाल रहे हैं आई कैप में, तो यहां से हटा सकते हैं ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, तो ए वाई का कंपोनेंट आ गया ए साइन थीटा और ए एक्स का कंपोनेंट आ गया ए कोस थीटा। अगर हम इन दोनों का स्क्वायर करते हैं, जैसे कि मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ए वेक्टर ए साइन थीटा, जे है ना वाई कंपोनेंट है ना, ये ऊपर वाला है वाई कंपोनेंट है, तो ए कोस थीटा, ए वेक्टर कोस थीटा प्लस ए वेक्टर साइन थीटा, ठीक है, ये जे कैप हो गया, ये आई कैप हो गया, ठीक है, दोनों सम कर दिया हमने। उसके बाद अगर हम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करें, तो ये क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ए का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे अगर हम a की बजाय ए एक्स कहते हैं तो x कंपोनेंट हो जाएगा, ए वाई कहते हैं तो y कंपोनेंट हो जाएगा। तो हमें ए एक्स ही निकालना था, तो a मैग्नीट्यूड इस साइड से भी निकालने, तो ये ए स्क्वायर ही होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट अगर हम करें तो ये क्या हो जाएगा a आ जाएगा, तो स्क्वायर का स्क्वायर रूट यहाँ पे भी a, तो दोनों साइड से ये आ गया। तो इसका मतलब हम जब स्क्वायर करते हैं तो उनके कंपोनेंट को स्क्वायर कर दो, सिंपल आंसर आपका आ जाएगा। कोस थीटा साइन थीटा इसका कंपोनेंट आपको सोचने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे अगर हम टेंजेंट थीटा निकालें कि ये कितना झुका हुआ है, अगर थीटा निकालना आ जाए, हमें कंपोनेंट दिए हुए हैं, अगर हमें कंपोनेंट की फॉर्म में दिया हुआ है कोई वेक्टर, मान लो ये वेक्टर है, हमें y वेक्टर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3x कैप प्लस 4y कैप, y कैप या x कैप की बजाय आप i कैप कह सकते हो, और y कैप की बजाय आप j कैप कह सकते हो। तो y कैप, अगर y वेक्टर आपको निकालना है कि इसका कितना एंगल है जिसपे ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप कैसे एंगल निकालोगे, टेंजेंट थीटा का यूज करोगे, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, अगर इस एंगल की बात करें, परपेंडिकुलर y एक्सिस है, तो y क्या है 4 डिवाइडेड बाय 3, तो टेंजेंट थीटा ये, ठीक है, ओके, थैंक यू।